हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम नीट का 2019 का जो प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल जो नीट है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो डिस्कस करेंगे वन बाई वन। और अब तो कंबाइंड है, एक एम्स भी इसमें ऐड हो गया है, लेकिन ये एम्स 2019 में ऐड नहीं हुआ था। तो वन बाई वन क्वेश्चन डील करते हैं और अलग अलग यूनिट है इसमें 5 आपकी 10 जो अलग अलग यूनिट हैं, रिप्रोडक्शन है, जेनेटिक्स है। तो पहले पेपर डिस्कस करते हैं, वो अलग बताएंगे, वेटेज किसका कितना वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 शुरू होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 91 है आपका वो क्या है, देखिए। हाँ, ग्रासिस लीव्स कर्ल ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड, ग्रास लीव कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग ड्राई वेदर्स। आपको बताना कि जो घास की जो पत्तियां होती हैं, ग्रास की जो लीव्स होती हैं वो अंदर की तरफ कर्ल हो जाती हैं, मतलब वो मुड़ जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं। तो उसका सही रीज़न क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर बताना है कि आखिर ये किस वजह से होता है। तो आप याद रखिएगा, एक तो सबसे पहला जो ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन बता रहे हैं कि टाइलोसिस इन द वेसल्स। ए ऑप्शन इज टाइलोसिस इन द वेसल एंड द सेकेंड ऑप्शन इज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा and the third one is flaccidity of bulliform cells और shrinkage of air space in the spongy mesophyll cells। तो पहले तो हम इसका appropriate आंसर की बात कर लेते हैं कि आखिर हाँ, तो सबसे पहले टाइलोसिस क्या होता है वो क्लियर करते हैं। तो याद रखिएगा, जो जाइलम वेसल्स होती हैं, याद रखिएगा लकड़ी के अंदर जो आपकी हार्डवुड होती है, उस लकड़ी के अंदर जो जाइलम वेसल्स होती हैं उसके जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं उनके अंदर से याद रखिएगा एक आउटग्रोथ होती है। जो आउटग्रोथ होती है, ठीक है, वो आउटग्रोथ थोड़ी प्रोटेक्शन के लिए होती है, याद रखिएगा। आउटग्रोथ होती है, उसमें गम रेजिन, वो तो अलग चीज़ है, गम और रेजिन का फॉर्मेशन। बड़े बड़े सेल्स जो है वो जाइलम वेसल के जो पैरेन्काइमेटस सेल्स है वहाँ से अराइज हो जाते हैं, तो वो टाइलोसिस कहलाती है, टाइलोसिस इन वेसल। तो ये इसका आंसर सही नहीं है, तो ए रॉन्ग हो गया आपका। दूसरा क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, जो कर्ल होने का रीज़न क्या है ड्राई वेदर में कि स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है, दिन के बाद स्टोमेटा बंद नहीं होते। तीसरा है फ्लैसिडिटी ऑफ बुल्लीफॉर्म सेल्स, ये इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है कि फ्लैसिडिटी ऑफ बुल्लीफॉर्म सेल्स। अब ये आप सोच रहे होंगे बुल्लीफॉर्म सेल्स क्या होते हैं, तो याद रखिएगा जो लीव्स होती हैं, एडेक्सियल सरफेस, जो एडेक्सियल एपिडर्मल मतलब जो ऊपर का लीफ का सरफेस होता है, अपर एपिडर्मल सरफेस अलॉन्ग विद द वीन मॉडिफाई देमसेल्फ इनटू लार्ज, एक बहुत ही बड़ा लार्ज एम्प्टी और कलरलेस सेल्स होते हैं, उनको बुल्लीफॉर्म सेल्स कहते हैं। बड़े बड़े सेल्स होते हैं ऊपर की तरफ। अगर उनके अंदर बता रहे हैं कि when the water flow into them, when bulliform cells absorb water, अगर bulliform cells पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो सेल्स टर्जिड हो जाते हैं। और अगर पानी की कमी हो जाए, when they lose water, when they lose water and then they flaccid and that lead to the curling of the leaves, ठीक है, तो पत्तियाँ क्या होती हैं, कर्ल हो जाती हैं, याद रखिएगा। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? सी। श्रिंकेज ऑफ एयर स्पेस इन स्पॉन्जी मेसोफिल, ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर नहीं, तो सी इज़ करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 हो गया। Question number 92, what trigger activations of protoxin to active toxin of the Bacillus thuringiensis in bollworms। आपको बताना कि जो bollworms होते हैं, ठीक है, उसमें जो Bacillus thuringiensis होता है वो क्या इन्हांस करता है? What enhance activation of protoxin? Bacillus thuringiensis में एक प्रोटीन क्रिस्टल पाया जाता है जो प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में होता है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो वो कैसे जो है, कोई भी इंसेक्ट अगर उसे ईट करेगा, ठीक है, जो लेपिडोप्टेरन और डिप्टेरेंस होते हैं, तो याद रखिएगा बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस। तो इसमें ऑप्शन क्या देखिए, क्या उसकी स्टमक की एसिडिक पीएच की वजह से चेंज होता है, बी है बॉडी टेम्परेचर, सी है मॉइस्ट सरफेस ऑफ द मिड गट। इसका सही आंसर देखिए डी है एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट, ठीक है। जो एल्कलाइन जो इंसेक्ट होते हैं उनकी जो इंसेक्ट की जो गट होती है उसकी एल्कलाइन पीएच की वजह से ऐसा होता है। तो क्या है, अब आपको उसको एक्सप्लेनेशन बताते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल इंसेक्ट। जो बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस होती है वो क्या है, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जो कि लेपिडोप्टेरेंस और डिप्टेरन को किल करती है। बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस जो होता है वो एक अपनी लाइफ में, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस अपनी लाइफ में एक प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है इनएक्टिव फॉर्म में। एक अपनी लाइफ मतलब जिसकी जो लाइफ होगी उसकी पार्टिकुलर फेस ऑफ ग्रोथ में क्या करेगा, एक प्रोटीन बनाएगा, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होगी। और जैसे ही ये क्रिस्टल, दिस क्रिस्टल इज़ टॉक्सिक, अब ये क्रिस्टल उसने बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस ने बनाया, बीटी कॉटन में ऐसा होता। अब जैसे ही इसको कौन ईटअप करेगा, जैसे ही इंसेक्ट ईट करेगा लेपिडोप्टेरन और डिप्टेरन, तो क्या होगा, ये जो प्रोटीन हो क्रिस्टल इनएक्टिव फॉर्म में प्रोटॉक्सिन, ये उसके एल्कलाइन गट के पीएच की वजह से एक्टिवेट हो जाएगी और प्रोटॉक्सिन क्या बन जाएगा,
active toxin and that sore the throat and the insect will be die. इंसेक्ट क्या हो जाएगा, उससे उसकी डेथ हो जाएगी। तो एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट, तो 92 का डी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम। सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैरोलस लिनेस ने जो पहला करा था। तो देखिए इसमें पहला मैंजीफेरा इंडिका है और दूसरा है मैंजीफेरा इंडिका कार्लिन। सी क्या है, मैंजीफेरा इंडिका लिन, ये सही आंसर है। अब क्या हो गया, जो भी साइंटिफिक नेम होगा उसका जीनस लेटर कैपिटल होगा, स्पेशीज स्मॉल लेटर से होगा, उसके बाद जो भी साइंटिस्ट का नाम लिखा जाएगा वो एब्रीविएशन की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या है, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं। सेल्स इन द जीनोट फेस, जो जीनोट फेस होती है, देखिए बॉडी के हमारे बहुत सारे सेल्स हैं जो जीनोट में चले जाते हैं, जैसे हार्ट सेल्स हैं, लीवर, किडनी ऑर्गन्स जो होते हैं, वो एक स्टेज तक उनकी ग्रोथ होती है, उसमें अंदर सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस से अपना पूरा अपनी ग्रोथ करते हैं लीवर, हार्ट। लेकिन एक स्टेज के बाद ये सेल्स क्या करते हैं, ये चले जाते हैं रेस्टिंग फेस में। किस में चले जाते हैं, ये रेस्टिंग फेस में चले जाते हैं। तो सेल्स इन जीनोट फेस टर्मिनेट द सेल साइकिल, क्या वो सेल साइकिल को टर्मिनेट कर रहे हैं। या अगला सवाल है कि एग्जिस्ट इन द सेल साइकिल, क्या सेल साइकिल में एग्जिस्ट करते हैं, तो सॉरी सेल साइकिल को एग्जिट कर देते हैं। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये बी है कि सेल साइकिल को एग्जिट कर देते हैं। तो मैंने आपको रीज़न बता ही दिया, कुछ कुछ सेल्स बॉडी के ऐसे होते हैं जो जीनोट में चले जाते हैं रेस्टिंग फेस में, जिनमें डिवीजन नहीं होता, तो वो सेल साइकिल को एग्जिट करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। सेल साइकिल में का कोई रोल नहीं है और सेल साइकिल से अलग है, क्योंकि रेस्टिंग में चले गए, सेल साइकिल शुरुआत में हुई, बाद में स्टॉप हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 पे आइए। चलिए, फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स, फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक। जिम्नोस्पर्म में जो फ्लोएम होता है उसमें क्या नहीं होता, सीप ट्यूब और कॉम्बिनेशन सेल एब्सेंट होते हैं, ए इज करेक्ट। तो याद रखिएगा जो जिम्नोस्पर्म की फ्लोएम होगा उसमें सीप ट्यूब और कॉम्बिनेशन सेल्स एब्सेंट होते हैं, 95 का ए। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन। किस में हार्मोन का रोल है। क्वेश्चन नंबर आपको 96 बताना है कि किस में जो है। तो सबसे पहला आपका क्या है, देखिए लिखा हुआ है ऑप्शन, अगर आप ये देखें, पिल्स है आपका, पिल्स। दूसरा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ए ऑप्शन में पिल्स हैं। ठीक है, पिल्स हार्मोनल होती है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ये भी होते हैं। बैरियर मेथड में हार्मोन्स नहीं होते, तो आपको हार्मोनल बताना। तो लैक्टेशन इसका बी इज करेक्ट। ऑप्शन 96 का क्या है, याद रखिएगा 96 का क्या है, बी है, सॉरी। तो 96 का क्या है, बी है। अब ऐसे कैसे हम बता सकते हैं 96 का बी है, देखिए। तो लैक्टेशन एमनोरिया क्या होता है, लैक्टेशन मतलब जब कभी भी कोई फीमेल जो है ब्रेस्ट फीड कराती है वो पीरियड आता है। एमनोरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर कोई फीमेल लंबे समय तक ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो क्या होगा, उससे ब्रेस्ट लंबे समय तक अगर ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो उससे क्या होगा, उसका जो GnRH है, जो GnRH की वैल्यू, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकलता है, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलता है वो उसको डिस्टर्ब कर देगा, FSH और जो भी हार्मोन लेवल है ना उसको डिस्टर्ब करेगा। तो लैक्टेशन एमनोरिया इज़ द एब्सेंस ऑफ, कह सकते हैं लैक्टेशन जो हो गया आपका ये ब्रेस्ट फीडिंग का, और ये एमनोरिया में एब्सेंस ऑफ, तो ये हार्मोनल है। पिल्स आर ऑल्सो हार्मोनल, वेजिनल पिल्स होती हैं और ओरल पिल्स भी होती हैं, तो वो कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सचर होता है हार्मोन का, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का मिक्सचर होता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में लेवेनोगेस्ट्रल लेते हैं, जिसमें प्रोजेस्टेरिन होता है, याद रखिएगा, उसमें प्रोजेस्टेरिन होता है, याद रखिएगा। तो उस हिसाब से जो इसका एप्रोप्रिएट आंसर है वो है बी, तो 96 का बी। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ईस्ट हैव द फिलामेंटस बॉडी विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी, ये हो गया एक। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डिशेस, बिल्कुल सही है। और क्लेविसेफ इज़ अ सोर्स ऑफ मैनी अल्कलॉइड LSD, बिल्कुल सही। कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजिनसली एंड एस्कोपोर्स एंडोजिनसली। जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो आपके एंडोजिनसली होते हैं और कोनिडिया बाहर की तरफ होते हैं, बिल्कुल सही। ये तीनों ऑप्शन सही है। उसने पूछा गलत कौन सा, तो ए जो है इनकरेक्ट है, ए इज़ इनकरेक्ट। चलिए 98 की तरफ आते हैं। इट टेक वेरी लॉन्ग टाइम फॉर द पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर्स। कह रहे हैं कि बहुत ही लंबा समय लगेगा पाइनएप्पल को फ्लावर प्रोड्यूस में, तो कौन सा हम कॉम्बिनेशन उसको दें, विच कॉम्बिनेशन
आप कौन सा कॉम्बिनेशन, विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स कैन बी अप्लाइड टू आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल प्लांट थ्रू आउट द ईयर टू इंक्रीज यील्ड। यील्ड बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, साइटोकाइन एफसीसी एसिड के साथ देंगे, ऑक्सिन, देखिए ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट रहेगा आपको, ये देना आपको ऑक्सिन, एक आर्टिफिशियल ऑक्सिन देते हैं आपका जो है Na और इथाइलिन, एक 2,4-D है, 2,4-D और इथाइलिन तो दे ही रहे हैं, तो आर्टिफिशियल ऑक्सिन में जो आपका Na आता है और 2,4-D है और इथाइलिन, ये क्या करेंगे, ये आर्टिफिशियली फ्लावरिंग को इंड्यूस करेंगे पाइनएप्पल में थ्रू आउट द ईयर टू यील्ड बढ़ाने के लिए हम दोनों का कॉम्बिनेशन लगाते हैं। बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, कन्वर्जन ऑफ, सही आंसर आपको बताना है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज़ कैटेलाइज बाई, इसमें कौन सा एंजाइम जो है रोल अदा करता है इसको कैटेलाइज करने में। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, एल्डोलेज है आपके ऑप्शन, और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है, और आपका हेक्सोकाइनेज है, और आपका इनोलेज है। तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर याद रखिएगा वो है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, तो सी इज़ करेक्ट। तो हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में होता है। क्वेश्चन नंबर 100 पे आइए आप। अब देखिए ये जो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आपका डाइवर्सिटी से है। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स, ऑर्गन सिस्टम, एक तो ये होना चाहिए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रू सीलोमेट और सेगमेंटेड बॉडी। तो देखिए उस टाइप का जो ऑप्शन है एनेलिड, मॉलस्क, मॉलस्क के अंदर याद रखिएगा, जो मॉलस्क होते हैं याद रखिएगा उनके अंदर नहीं पाया जाता, सेगमेंटेड बॉडी मॉलस्क में नहीं पाई जाती और एनलेट्स में पाई जाती है, आर्थ्रोपोड और कॉर्डेट्स। इसका जो सही एप्रोप्रिएट आंसर है वो है बी। फर्स्ट टाइम सेगमेंटेशन एनालिट्स में देखेगा, आर्थ्रोपोड में सेगमेंटेड बॉडी होती है और कॉर्डेट में भी सेगमेंटेशन होता है। तो 100 का बी हो गया। चलिए 100 के बाद हम आते हैं, 100 के बाद आपका 101, तो इधर की तरफ है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिस्ट्रोफी, आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज़ इनहेरिटेड, कौन सी ऐसी है जो पेरेंट्स से ट्रांसमिटेड होती है, जो पेरेंट्स से आने वाली पुरजनी में आ जाती है। तो याद रखिएगा बोटुलिज्म है, टेटनी है, माइस्थेनिया ग्रेविस है। तो ये इसमें जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी याद रखिएगा, जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है ये जो बीमारी है वो आपकी मस्कुलर डिसऑर्डर इनहेरिटेड है, दैट इज़ ट्रांसमिटेड टू द पेरेंट्स। अब आप सोच रहे होंगे मस्कुलर डिस्ट्रोफी ही इसका एप्रोप्रिएट आंसर कैसे है, तो याद रखिएगा मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज़ अ ग्रुप ऑफ मसल्स, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक मतलब एक मार्क बाई द वेस्टी ऑफ द, जो सिलेक्टेड जो स्टाइडेड मसल्स होती हैं उनकी वीकनेस हो जाती है। इस डिसऑर्डर में क्या होता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी में, इसमें जीन का म्यूटेशन हो जाता है, एक बहुत बड़ा जीन जो मिडल ऑफ द शॉर्ट आर्म, एक्स क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म पे मौजूद होता है, एक डिस्ट्रोफिन नाम का जीन, उसकी म्यूटेशन होने की वजह से ये बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है और ये आने वाली पुरजनी में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो गया इसका, सी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो 1992 में पूछा जा रहा है कि रियो डी जेनेरियो 1992 वॉज कॉल्ड, ये किस अर्थ समिट क्यों हुई थी। द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 वॉज कॉल्ड फॉर द इमीडिएट स्टेप टू डिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ CFC दैट वर डैमेज द ओजोन लेयर, बिल्कुल गलत। रिड्यूस CO2 इमिशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये भी नहीं है। सबसे बड़ा एफर्ट टू फॉर द कंजर्वेशन ऑफ, याद रखिएगा फॉर द कंजर्वेशन ऑफ, ये किस लिए हुई थी याद रखिएगा, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट, ये इसका सबसे बड़ा एम था, याद रखिएगा सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ द प्लांट डिजीज, प्लांट डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है वो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत सारे जीनस हैं याद रखिएगा ट्राइकोडर्मा के, जिनका बहुत इस्तेमाल भी है, याद रखिएगा ट्राइकोडर्मा वेरियस जीनस यूज बायो कंट्रोल एजेंट। क्वेश्चन नंबर 104, एक्सट्रूशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी, मतलब ये एक्सट्रूजन मीन्स बाहर निकलने की बात हो रही है, सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग, एग के अंदर से जो सेकंड पोलर बॉडी होती है उसका इमिशन कब होता है, कब वो बाहर की तरफ आती है, क्या वो क्लीवेज के वक्त आती है, साइमल्टेनियस विद द फर्स्ट क्लीवेज, ए ऑप्शन, आफ्टर एंट्री ऑफ द स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो इसमें जो याद रखिएगा आफ्टर द एंट्री, जैसे स्पर्म एंट्री मारेगा और फर्टिलाइजेशन से पहले, बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आफ्टर द स्पर्म एंट्री कर चुका, फर्टिलाइजेशन नहीं हो उससे पहले वो बाहर निकल जाएगी सेकंड पोलर बॉडी, तो बी इज़ करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ बढ़ते हैं। 105 में क्या है, जाइलम ट्रांसलोकेट। जाइलम क्या ट्रांसलोकेट करता है याद रखिएगा। तो जाइलम का जो ट्रांसलोकेशन का काम है, क्या वो सिर्फ वाटर ओनली, वाटर, मिनरल, सॉल्ट, सम ऑर्गेनिक, नाइट्रोजन एंड हार्मोन। ए इज़ करेक्ट। ए इसका बेसिस अप्रोप्रिएट है। सिर्फ वाटर ओनली नहीं हो सकता, वाटर मिनरल नहीं हो सकता, सॉल्ट और वाटर मिनरल सॉल्ट और सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन नहीं, सब कुछ सारे नर्स सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, हार्मोन्स भी हैं, ठीक है, हार्मोन्स भी करते हैं। तो 105 का ए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 सेल बायोलॉजी से, द कंसेप्ट ऑफ ओमनी सेलुलर ई सेलुलर रिगार्डिंग द सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रोपोज। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल का आइडिया किसने दिया था? रोडोल्फ विर्चो का आइडिया है, याद रखिएगा। तो इसका बी इज करेक्ट, 106 का बी। आगे इधर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट है इंसुलिन डिपेंडेंट। आपको बताना है कि इसमें इंसुलिन डिपेंडेंट कौन सा है। तो याद रखिएगा वो इंसुलिन डिपेंडेंट GLUT4 है। ए इज़ करेक्ट। इसका ए अप्रोप्रिएट आंसर है, याद रखिएगा। ए इज़ द अप्रोप्रिएट आंसर, सॉरी फॉर दिस। एंड GLUT4 की बात की जाए तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ये, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट टाइप 4 है ये, ठीक है। और इसके लिए एक प्रोटीन इनकोड करती है, याद रखिएगा। GLUT4 जो है ये ग्लूट क्या है, ग्लूट की फुल फॉर्म क्या है? ग्लूट ट्रांसपोर्ट 4। अच्छा, इसकी क्या खास बात है? एंड दैट इज इनकोडेड बाय ए प्रोटीन इन ह्यूमन बाय द SLC2A4 जीन से ये इनकोडेड रहता है। ये इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, इंसुलिन डिपेंडेंट है GLUT4। तो ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे तरफ बताते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Cornea consists of dense matrix of collagen and most of the sensitive portion of the eye. Cornea external transparent protective protection covering of the eyeball. A is correct. इसका A जो appropriate answer है। Cornea is convex कह रहे हैं। Cornea consists dense connective tissue, elastin can repair itself। लेकिन ये जो है इसमें collagen का matrix dense रहती है, dense matrix of collagen and the most sensitive portion of the eye, क्योंकि यहाँ से light enter होती है। तो 108 का A। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। तो अगर हम 109 की बात करें तो 109 में मैच द फॉलोइंग जीन्स ऑफ द लैक ऑपरन विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट। आपको बिल्कुल सही बताना है कि कौन किसका प्रोडक्ट है। तो याद रखिएगा जो आई जीन होता है, याद रखिएगा जो आई जीन है वो किसको कोड करेगा? तो जो आई जीन है आपका, याद रखिएगा वो ये कोड करेगा रिप्रेसर को, याद रखिएगा। आई जीन कोड करेगा रिप्रेसर को, और जेड जीन जो करेगा वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए जेड, और ए जीन जो करेगा वो ट्रांस एसिटाइलेज के लिए करेगा, और वाई जीन जो करेगा वो किसके लिए करेगा? परमिएज के लिए। तो आपको इस पर लैक ऑपरेन सिस्टम पूरा पढ़ना होगा। एक बहुत लैक ऑपरेन इज अ कलेक्शन डिफरेंट टाइप्स के जीन होते हैं, आई जेड ए। तो जिस हिसाब से ये मैंने बोला वो डी इज़ करेक्ट, उस हिसाब से इसका डी आंसर है। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर जो है डी है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा ए का क्या हो जाएगा आपका? थर्ड हो जाएगा रिप्रेसर। आई जीन इज इनकोडेड बाय द रिप्रेसर। चलिए आगे 110। बहुत ही छोटा सा सवाल है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वैल्यू फॉर टाइपामिटिन। ये एक फ़ैट है और ये देखिएगा फ़ैट की जो टाइपामिटिन जो ट्राइग्लिसराइड फ़ैट मतलब एक फ़ैट की शक्ल है, 0.7 होती है आर की वैल्यू। और आर की वैल्यू हम निकालते कैसे हैं कि वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्सॉर्ब्ड। आर की वैल्यू निकाल लेते हैं इस तरीके से। और उसके बाद हम आते हैं 120 पर। सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। आपको उस बायो कंट्रोल एजेंट का ग्रुप बताना है। इसमें कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट का ग्रुप है? तो बायो कंट्रोल एजेंट का जो ग्रुप है इसमें याद रखिएगा, सॉरी फॉर दैट, 120। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट फॉर दिस एंड इन दैट नॉस्टॉक है क्या? बायो कंट्रोल में हम क्या यूज़ करते हैं? तो नॉस्टॉक, एजोस्पेरेलम और न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरसिस, पहला ऑप्शन में ये है। दूसरा बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस एंड टोबैको मोजाइक वायरस एफिड, ये नहीं है बायो कंट्रोल। तो ये जो डी है ऑसिलेटोरिया राइजोबियम, ये बायो कंट्रोलिंग एजेंट है, ऑसिलेटोरिया राइजोबियम और ट्राइकोडर्मा। तो 120 का डी इज़ करेक्ट। सही आंसर पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। और द करेक्ट आपको सेल साइकिल का सही सीक्वेंस बताना, आपको जो सेल साइकिल का बिल्कुल सही से G1S G2M याद रखिएगा, G1S G2M, नो डिस्कशन इस पर, ठीक है। जो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन में ब्रेन का कौन सा हिस्सा काम करता है? तो याद रखिएगा हाइपोथैलेमस। बहुत है, ये फिजियोलॉजी वाला पोर्शन है, फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। तो हाइपोथैलेमस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट पार्ट। एंड विच क्वेश्चन? तो 122 का सी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 123 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड इन सितु कंजर्वेशन, मतलब इन सितु मतलब इनसाइट, मतलब इन सितु कंजर्वेशन में क्या होता है, एक उसी की जो ओरिजिनल जगह होती है उसी में किसी एनिमल्स को कंजर्व करके रखते हैं। तो इसमें ऑफ साइड वाला एक्स सितु का एग्जाम, इन सितु के इसका मतलब 3 होंगे, इसमें याद रखिएगा इन सितु के जो आंसर होंगे वो 3 होंगे। तो देखिए इन सितु में सेक्रेड ग्रुप आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं, बायो बोटेनिकल गार्डन जो होता है वो एक्स सितु का आता है, याद रखिएगा, इसे हम बनाते हैं बाहर एक्स सितु का ये। तो डी इज़ करेक्ट, एक्स सितु कंजर्वेशन का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेज इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपको बताना ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस है, CO2, मीथेन, ओजोन, अमोनिया। तो CO2 और मीथेन जो है आपकी ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए क्वेश्चन 125 परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड इज नोन एज, मतलब अगर किसी सीड के अंदर न्यूसेलस जो एंडोस्पर्म मतलब सॉरी न्यूसेलस जो है परसिस्ट रह जाए, न्यूसेलस जो है फूड रिजर्व मतलब नरिशमेंट देता है इनिशियल स्टेज में एम्ब्रियोसेक को, तो अगर ये रह जाता है तो इसको क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं, याद रखिएगा, दैट इज़ कॉल्ड पेरिस्पर्म, सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 126 आप देखिए बताते हैं 126 में क्या है। 126 में थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसमें क्योंकि उसमें इतना मैचिंग नहीं हो पाएगी। फिर मैच द कॉलम, फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, पी वेव, तो पी वेव जो है वो याद रखिएगा डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो ए का फोर्थ है, आप देखिए ए का फोर्थ किस में है, ए का फोर्थ 2 में है, बी और सी में। फिर QRS कॉम्प्लेक्स किस में करता है, याद रखिएगा QRS कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, तो बी का सेकंड है। अब देखिए फोर्थ 2 में था और ये भी 2 में फोर्थ है, और लास्ट से पता लगेगा आपको डी से, रिडक्शन ऑफ द टी वेव, इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो है बी। तो डी का जो है वो है थर्ड, कॉर्निया इस्कीमिया, ये बीमारी हो जाती है, इसमें फ्लैटिंग हो जाती है टी वेव, याद रखिएगा, रिडक्शंस इन द साइज ऑफ द टी वेव। QRS कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब क्या होता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो बी आंसर है इसका, याद रखिएगा। बी में क्या हो रहा है देखिए, अब आप इसको मैं दिखा दूँ आपको, तो बी में आपका जो है ए का फोर्थ हो जाएगा और QRS कॉम्प्लेक्स तो वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, और सी का सेकंड रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, और लास्ट क्या है रिडक्शन इन द साइज ऑफ द टी वेव, तो उसमें क्या आ जाएगा थर्ड, मतलब कॉर्निया इस्कीमिया। ठीक है, इसमें जो टी वेव फ्लैटिन हो जाती है, याद रखिएगा। तो 126 का बी हो गया। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको देखना है, कुछ स्टेटमेंट है। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की कुछ खूबियाँ बताई जा रही हैं, वो क्या करता है। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है, इसमें गलत स्टेटमेंट आपको बताना है। तो अगर हम गलत स्टेटमेंट की बात करें तो देखिए पहला क्या, द एंजाइम रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द DNA, ये होगा क्या। और द एंजाइम्स कट DNA मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई पोजीशन विद इन द DNA। अब ये जो आपका 127 का जो आपका सी है उसमें बिल्कुल अप्रोप्रिएट, द एंजाइम्स बाइंड DNA एट स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन ऑफ द 2 स्टैंड। ठीक है, 2 स्टैंड में से एक स्टैंड को काटेगा ये, तो वो जिस सीक्वेंस से काटेगा वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाती है। तो 127 का सी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे की तरफ डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रू फॉर गोल्डन राइस। आपको गोल्डन राइस के बारे में बताना, गोल्डन राइस के बारे में। तो गोल्डन राइस में याद रखिएगा, गोल्डन राइस विटामिन ए इनरिच्ड होते हैं, विटामिन ए इनरिच्ड होते हैं ये। और अब इसमें कुछ जीन्स को, तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है कि इट हैज़ ए येलो ग्रेन। गोल्डन राइस क्या येलो ग्रेन होता है बिकॉज ऑफ ए जीन्स इंट्रोड्यूस फ्रॉम ए प्रिमिटिव वैरायटी ऑफ राइस, बिल्कुल गलत है, ये सही आंसर नहीं है इसका। इट इज़ अ विटामिन ए इनरिच्ड विद ए जीन फ्रॉम द डैफोडिल, हाँ बी इसका सही है, ये विटामिन ए इनरिच्ड होता है। अब ये कैसे किया गया, तो जो स्विट्ज़रलैंड के रिसर्च साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके अंदर क्या किया, बाई इंजर्टिंग 2 जीन्स फ्रॉम द डैफोडिल एंड 1 जीन फ्रॉम द बैक्टीरिया स्पीशीज़। राइस प्लांट के अंदर, ठीक है, 1 जीन डैफोडिल से और 1 जीन्स जो है बैक्टीरिया स्पीशीज़ से इंजर्ट करा दिया। तो ऐसा करने से स्विस साइंटिस्टों को क्या हुआ कि उस राइस के अंदर एक कैपेबिलिटी आ गई बीटा कैरोटीन पैदा करने की। उस राइस में जब वो राइस बीटा कैरोटीन प्रोटीन पैदा करने लगा, तो वो बीटा कैरोटीन जो है वो विटामिन ए का प्रीकर्सर है। तो उस हिसाब से इसका आंसर बी होगा, बी इज़ करेक्ट। तो 128 का बी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, 129 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको मैच करना है, मैचिंग है।
सेप्रोफाइट, इसमें मैचिंग है 129 में, तो अगर मैचिंग के हिसाब से देखें तो सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइट जो होते हैं, याद रखिएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। सेप्रोफाइट क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ए का हो गया सेकेंड, तो ए का सेकेंड के हिसाब से ये ए हो जाएगा इसका। और पैरासाइट क्या है? पैरासाइट जो है लिविंग ऑन प्लांट और एनिमल्स, ये दूसरों पे रहते हैं। लाइकेंस जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज़ ए। और बाकी लास्ट माइकोराइजा क्या है? वो एल्गी और फंजाई के बीच में रूट्स का एसोसिएशन है, याद रखिएगा डी में। तो ठीक है, ये हो गया, डी का फर्स्ट हो गया, सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंजाई विद प्लांट रूट, एंड ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 130 पे आ जाइए आप। 130 क्वेश्चन। तो 130 में आपको बताना है कि व्हाट वुड बी द हार्ट रेट, किसी भी पर्सन का हार्ट रेट क्या होगा, आपको बताना है इसमें। व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ द पर्सन, अरे यार, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ द पर्सन। क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ द पर्सन इफ द कार्डिक आउटपुट इज 5 लीटर, ब्लड वॉल्यूम इन द वेंटिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल इज 100 ml एंड एट द एंड ऑफ द वेंटिकुलर डायस्टोल इज़ 50 ml। वेंटिकुलर सिस्टोल का एंड जो हो रहा है वो 50 ml पे हो रहा है, और डायस्टोल का एंड ऑफ डायस्टोल इज़ 100 ml। तो इस ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे अटैम्प्ट करेंगे, तो उसका अटैम्प्ट करने का तरीका क्या है? तो इसमें देखिए, निकालने का तरीका ये है कि स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकलता है। देखिए आप, तो स्ट्रोक वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, एंड डायस्टोल माइनस एंड सिस्टोल। एंड डायस्टोल में से एंड सिस्टोल माइनस करिए तो कितना हो गया, 100 माइनस 50। तो 100 माइनस 50 कितना हो जाएगा आपका, इसमें 100 माइनस 50 तो आ जाएगा 50 ml। तो 100 माइनस 50 ml हो गया। और आप क्या निकालेंगे, कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट कैसे निकालेंगे, तो कार्डिक आउटपुट किसी भी पर्सन का कितना होता है, याद रखिएगा, 5000 होता है, 5000 ml। तो आप क्या करिए, कार्डिक आउटपुट निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, तो कार्डिक आउटपुट निकालने के लिए आपको 5000 से डिवाइड कर देना है 50 को, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 बीट्स पर मिनट। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज़ डी। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, याद रखिएगा, उस हिसाब से जिस हिसाब से ये बता रहे हैं। एंड उस आगे की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पे थोड़ा। तो कैसे निकाला हमने, हमने क्या किया, स्ट्रोक वॉल्यूम को कैसे निकाला, स्ट्रोक वॉल्यूम निकालने के लिए एंड डायस्टोल और एंड सिस्टोल को माइनस किया, 100 माइनस 50। तो 100 माइनस 50 से कितना आ गया, 50 आ गया, और 100 माइनस 50 और जो स्ट्रोक कार्डिक आउटपुट था 5 लीटर। तो हार्ट बीट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, स्ट्रोक वॉल्यूम को कार्डिक, ये इसका जो क्या आया था आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, क्या करिए आप, हार्ट बीट कार्डिक आउटपुट को स्ट्रोक वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। तो 5000 को डिवाइड कर दीजिए आप 50 से, माइनस करके 50 आया तो 100 आ गया। तो दैट इज़ डी इज़ करेक्ट। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इसमें गलत ऑप्शन कौन सा है। प्रायोन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली, जो प्रायोन्स होते हैं वो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन कंसिस्ट करते हैं, ये सही जवाब है, याद रखिएगा। वायरोइड्स लेके प्रोटीन कोट, ये भी ठीक है। वायरस और ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये भी ठीक है। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोट, ये गलत है, याद रखिएगा। डी इज़ रॉन्ग आंसर। क्यों डी गलत क्यों है, क्योंकि इन्होंने कहा कि वायरस का जो इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो प्रोटीन कोट है, लेकिन उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है इन्फेक्टिव, याद रखिएगा, वो इन्फेक्शन कॉज करता है, याद रखिएगा। तो उस हिसाब से इसका डी हो गया। आपको फिर मैचिंग आ गई, देखिए मैचिंग करनी है आपको। मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन इन द ऑर्गन। आपको सही लोकेशन बतानी है। तो सही लोकेशन के हिसाब से देखिए, इसमें क्रिप्ट ऑफ लिवर कोहिन, इसकी लोकेशन क्या है, तो उस हिसाब से देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। क्रिप्ट ऑफ लिवर कोहिन जो होता है उसकी लोकेशन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड ग्लिसन कैप्सूल क्या है, लीवर। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पे हैं, पैनक्रियाज में। ब्रूनल ग्लैंड ड्यूडेनम में, ठीक है। तो उस हिसाब से 132 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ द किडनी ग्राफ्ट।
किडनी ग्राफ्ट को रिजेक्ट करने के लिए कौन सी टाइप की इम्यूनिटी होती है? तो याद रखिएगा वो है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, याद रखिएगा CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ग्राफ्ट को रिजेक्ट। अगर कोई भी इंसान किसी से किडनी लेता है और अगर मैचिंग नहीं होती है पहले, तो टी हेल्प जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। लिम्फोसाइट दैट रिजेक्ट द टिश्यू दैट यू हैव टू ऐड। आपने बॉडी में टिश्यू कहीं बाहर से लिया, अपनी बॉडी से अगर आप आइसोग्राफ्ट करा रहे हैं, अपनी बॉडी का टिश्यू कहीं लगवा लिया, तो आपके सेल आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने किसी और से लेते हैं अगर आप, तो क्या है वो बॉडी क्या करेगी, उसको रिजेक्ट कर देगी। तो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इसमें काम करता है। ह्यूमरल ब्लड से होती है। ऑटो, इसमें अपनी बॉडी के खुद ही अपनी बॉडी, आपकी बॉडी के सेल आपके खिलाफ हो जाते हैं। ग्रेव डिजीज़ में ऑटो इम्यून डिजीज़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 134, आइडेंटिफाई द सेल्स हुज सिक्रीशन प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम द वेरियस एंजाइम्स। बहुत सारे एंजाइम्स जो निकलते हैं, जैसे आपका पेप्सिन है और भी अदर एंजाइम्स हैं, तो वो कौन से सेल्स जो है बचाते हैं प्रोटेक्शन? गॉबलेट सेल्स, क्योंकि ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो 134 का C। एंड आपको 135 की तरफ आ चुके हैं। 135 इसमें पूछा जा रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन देयर विल बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रॉम द फॉलोइंग mRNA। ये mRNA का सीक्वेंस दे रखा है, AACA GG CGU GCU AU T 5-3 दे रखा है। तो पूछा जा रहा है किस कंडीशन में इसकी रीडिंग में mRNA की चेंज नहीं आएगा, कब चेंज नहीं आएगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो चेंज आने का ना रीजन क्या होगा, अगर 3 पोजीशन से 3 पोजीशन है ना, देयर इज अ डिलीशन ऑफ इंसर्शन और द डिलीशन ऑफ द 3 और मोर न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा का डिलीशन होगा तो क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो उस हिसाब से इसका सही एप्रोप्रिएट आंसर ए होगा, डिलीशन ऑफ GGU, ठीक है, GGU का, ठीक है, 3 का सीक्वेंस यहाँ से निकाला जाएगा 7th 8th एंड 9th पोजीशन से। तो क्या होगा, इसमें कोई भी mRNA के सीक्वेंस में चेंज नहीं आएगा। द आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमर्शियली ब्लड कोलेस्ट्रॉल। आपसे पूछा जा रहा है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट क्या है, क्या लाइपेज है, साइक्लोस्पोरिन ए है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, तो ये इसका है स्टेटिन। सी इज करेक्ट। 136 पे आ गए, 136 से आगे की तरफ चलते हैं। दैट इज 137। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 137 तो ह्यूमन मेल है वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन द अदर। एंड सेकंड क्या है, मेल फ्रूट फ्लाइज हेट्रोगेमेटिक। मेल फ्रूट फ्लाई जो होता है वो हेट्रोगेमेटिक होता है। तो इसमें देखिए ये तो बिल्कुल सही है कि ह्यूमन मेल और वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्ट है, एक दूसरे से छोटा होता है, एक्स नॉर्मल शेप का होता है, वाई छोटा होता है। मेल फ्रूट में हेट्रोगेमेटिक, बिल्कुल ड्रोसोफिला हेट्रोगेमेटिक होता है। इन मेल ग्रासहोपर 50% स्पर्म है, नो सेक्स क्रोमोसोम, ये भी सही है। इन डोमेस्टिकेटेड फाउल सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन द एग। ये इसका गलत है कि अगर कोई आप जो कोई डोमेस्टिक फाउल होता है, आप अगर कोई बर्ड को पालते हैं तो प्रोजेनी का जो सेक्स होगा वो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म पे डिपेंड करेगा, एग पे नहीं करेगा। ये रॉन्ग है बिल्कुल। तो डी इज़ करेक्ट, मतलब 3, ठीक है। 138 आपको 138 बताना। 138 में क्या है देखिए, 138 टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ द एथलीट। कोई एथलीट है, याद रखिएगा, और एथलीट की बात हो रही है। टाइडल वॉल्यूम उसका टीबी और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड 1000 ml। व्हाट विल बी द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इफ द रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml 1200 ml। तो आपको उसका EC बताना है, EC क्या होगा। तो EC जो होता है TB प्लस ERV होता है। अगर आप EC निकालना चाहते हैं तो TB प्लस क्या हो जाएगा, उसमें टाइडल वॉल्यूम में ERV जोड़ दीजिए आप, तो निकल के आ जाएगा। तो कितना हो गया, 500 प्लस 1000 कितना हो गया, 1500 ml। तो बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन इसका होता है आपको बताना है, किस तरीके से जो है स्पर्म्स बॉडी से बाहर की तरफ आ रहे हैं। एंड दैट तो देखिए टेस्टिस से एपिडिडाइमिस, क्या टेस्टिस से एपिडिडाइमिस या टेस्टिस एपिडिडाइमिस और वास एफरेंशिया, और सेमिनिफेरस टिब्यूल से रिटी टेस्टिस से वास एफरेंशिया से एपिडिडाइमिस, फिर वासा डिफरेंस,
और फिर एजैकुलेटरी डक्ट, देन यूरेथ्रल मीटस। तो इसका जो सही आंसर जो है याद रखिएगा वो है सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। एंड क्योंकि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिटी टेस्टिस आ गया, ये ज़्यादा कॉइल्ड होती है, उसके बाद वसा डिफरेंशिया, फिर एविडाइन, फिर वास डिफरेंस, फिर एजैकुलेटरी डक्ट, लास्ट यूरेथ्रल मीटस। तो सी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 139 का सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 140, कोलोस्ट्रम द yellowish fluid secreted by the mother during the initial days of the lactation is very essential to impart immunity to the newborn infant because it contain, इसमें कौन सी टाइप की इम्यूनो, तो याद रखिएगा IgA, शुरू का जो मिल्क होता है याद रखिएगा, इनिशियल मिल्क, दैट कंसिस्ट ऑफ, ये फर्स्ट मिल्क कहलाता है मदर का, येलो मिल्क। इसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं जो बच्चे को इन्फेक्शन से लड़ने में, तो मदर को शुरुआती दिनों में 10-15 दिन दूध पिलाना चाहिए। शहर की औरतें थोड़ा इस चीज़ में अवॉइड करती हैं, लेकिन उनको भी ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, ठीक है। वो बाहर का सूखा दूध पिलाती हैं या फिर किसी भैंस का, वो हार्मफुल है, ठीक है। IgA उसके, क्योंकि उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन जो मदर की तरफ से मिली है, उसको लड़ने के लिए शक्ति जो मिलेगी है ना, डिफेंस के लिए, वो नहीं मिल पाएगी। तो ए इज़ अप्रोप्रिएट। इन सम प्लांट द फीमेल गैमीट डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, द फिनोमेना इज नोन एज, इस फिनोमेना को क्या कहा जाएगा? द फिनोमेना, इसमें क्या हुआ, फीमेल गैमीट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, बगैर फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट हो गया इसका, तो ये पार्थिनोजेनेसिस कहलाएगी। ए इज़ करेक्ट, ए इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंट द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द टाइफाइड फीवर एंड द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द टाइफाइड। टाइफाइड का आपको कन्फर्मेटरी टेस्ट बताना है, क्या होगा? तो सैलोमोनेला, ये विडाल टेस्ट, ए बिल्कुल सही है। सैलोमोनेला टाइफी से टाइफाइड होती है, याद रखिएगा बीमारी, और विडाल टेस्ट किया जाता है इसमें। एंड क्वेश्चन नंबर 143, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग EST रेफर टू नोवल DNA सीक्वेंस, जीन्स एक्सप्रेस एज RNA, जीन्स एक्सप्रेस एज RNA की तरह जीन्स एक्सप्रेस रहते हैं। तो 143 का बी। मैच द फॉलोइंग हार्मोन्स विद द रिस्पेक्टिव डिजीज़, आपको बताना, बिल्कुल सही आंसर बताना है इसमें क्या होगा। तो देखिए, मैच द फॉलोइंग, इंसुलिन से क्या होगा? डायबिटीज़ मेलेटस होगा, ए का 5th, तो अगर ए का 5th देखें तो एक ही में, डी इज़ करेक्ट। और थायरोक्सिन से क्या होगा? ग्वाइटर होगा, थायरोक्सिन कमी से। कॉर्टिकॉइड्स, अब देखें तो कॉर्टिकॉइड्स, सी का क्या फर्स्ट हो जाएगा? एडिसन डिजीज़ होगी। और डी क्या है? डी का 3rd हो जाएगा आपका एक्रोमेगेली, ग्रोथ हार्मोन की कमी से बच्चे में एबनॉर्मली शेप बढ़ने लगता है, ये ओल्डर एज प्रॉब्लम है। तो डी 144 का डी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following factors is responsible for the formation of concentrated urine? यूरिन, देखिए हम पानी बहुत पीते हैं, देखा होगा आपने, पानी हम ज़्यादा अमाउंट में पीते हैं, लेकिन यूरिन हमें बहुत ही कम अमाउंट में आता है। तो इसका क्या रीज़न है? आपको सही रीज़न बताना होगा इसका। तो अगर आप देखें कि मेडुलरी रीजन, अगर किडनी के अंदर मेडुलरी रीजन है, इंटरस्टिशियल मेडुलरी रीजन, और फिर मेडुलरी रीजन से कॉर्टेक्स रीजन में देखें, एंड उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की वजह से होता है क्या? 145। लो लेवल ऑफ एंटी डायरेक्टिक हार्मोन, तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो 145 का है वो आपका 145। हाँ, तो देखिए जो इंटरस्टिशियल मेडुलरी है और कॉर्टेक्स, तो इसमें जो कंसंट्रेशन जो रहेगा वो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, मेडुला से कॉर्टेक्स में। और याद रखिएगा दोनों जो लूप होती हैं, याद रखिएगा वो एंटी पैरेलल रन करती हैं, तो उस हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी। सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलरिटी टूवर्ड द मेडुला रीजन एंड मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी। 300 मिली ऑस्मोल, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से जो होगा ये आपका मेडुल्ला में होगा अंदर की तरफ, और 1200 मिली ऑस्मोल जो होगा वो कॉर्टेक्स के अंदर होगा। और वसा रक्टा जो होगी, याद रखिएगा, मान लीजिए ये आपकी ट्यूब्यूल हो गई और ये दूसरी जो है वसा रक्टा, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल रन करती हैं, अपोजिट, ठीक है। एक तरफ कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो आखिर ये हो क्यों रहा है, मतलब ये यूरिन कंसंट्रेट, इसमें NaCl याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड और यूरिया, इसका इन, ठीक है, NaCl ग्रेडियंट क्रिएट, सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया ये ग्रेडियंट क्रिएट कर देते हैं, तो इनफ्लो आउटफ्लो होता है इसका, तो इस वजह से ऐसा इसमें पाया जाता है, याद रखिएगा, इस वजह से होता है इसमें। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म है दैट कंसंट्रेट द यूरिन एंड दैट मेंटेन हाइपर ऑस्मोलरिटी टूवर्ड्स द मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी। सी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट।
चलिए क्वेश्चन नंबर 146, सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस। कौन सी हार्मोनल रिलीजिंग है इसमें, आपको हार्मोनल रिलीजिंग बताना। तो याद रखिएगा इसमें प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20, ये दोनों प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20 जो हैं वो हार्मोन रिलीजिंग IUD हैं। कुछ इसमें ऐसी भी हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद ली जाती हैं। अगर कोई फीमेल किसी पार्टनर के साथ सेक्स कर लेती है और या कोई मैरिड फीमेल ही कर लेती है, याद रखिएगा, अनमैरिड आजकल के यूथ भी ऐसा करते हैं, प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो उसमें भी है। और अगर कोई मैरिड जो हस्बैंड वाइफ हैं उनसे अगर कोई प्रिकॉशन नहीं ले पाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता, तो उसमें प्रोजेस्टासर्ट्स और LNG-20 ले सकते हैं। तो ये क्या है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, उसको इम्प्लांटेशन को हटाने के लिए। तो हार्मोनल रिलीजिंग कौन सी है, D। तो D इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द, फिर आगे मैचिंग देखिए। तो मैचिंग में आपको क्या देखना, देखिए, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। पाइला में क्या पाया जाता है, तो अगर पाइला में आप देखें तो पाइला में पाया जाता है रेडुला। तो पाइला में क्या, इसका C करेक्ट है। तो पाइला में क्या होगा, रेडुला है। और बॉम्बिक्स में क्या है, बॉम्बिक्स किस में पाया, बॉम्बिक्स एक इंसेक्ट है, तो बॉम्बिक्स में आपके मेल्फिजन टीबिल क्योंकि वो इंसेक्ट है। और प्लूरोब्रेकिया किस में पाया जाता है, कॉम्प्लेट्स प्लूरोब्रेकिया, क्योंकि ये आपका टीनोफोरा फाइलम को बिलोंग करता है। और टीनियम क्या होते हैं, फ्लेम सेल। तो उस हिसाब से इसका सही आंसर क्या है, C इज़ करेक्ट। मैचिंग वाले बहुत आसान पड़ेंगे आपको, अगर आपको एक आता है तो पूरा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग STD इज नॉट कम्प्लीट क्यूरेबल। जेनाइटल हर्पिस जो है वो सही नहीं हो सकती, बाकी बीमारी इसमें जो है जेनाइटल वार्ड्स वो भी ठीक हो सकती, हर्पिस ठीक नहीं हो सकती। ड्रग्स कॉल्ड हीरोइन, आपको हीरोइन ड्रग्स के बारे में बताना कि जो हीरोइन ड्रग्स है, ड्रग्स कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज बाई, इसको कैसे बनाते हैं, इसका पूरा फॉर्मेशन क्या है। तो मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करा देते हैं, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। तो मॉर्फिन का एसिटाइलेशन होता है इसमें, C इज़ करेक्ट। इसको आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा पूरा। व्हाट इज द साइट ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर द इंडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग इन इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स। तो वो साइट ऑफ परसीव, मतलब फोटो पीरियड में लाइट को कौन परसीव करेगा, लाइट कौन एक्सपोज होगा, किस पे पड़ेगी, जिससे क्या होगा, फ्लावरिंग होगी, फूल निकल के आएगा, फ्लावरिंग होगी। इससे ये वर्नलाइजेशन या फोटो पीरियडिज्म से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा इसका आंसर है लीव्स। अब आप सोच रहे होंगे लीव्स क्या है, तो लीव्स पे जब लाइट पड़ती है तो याद रखिएगा जैसे ही लाइट लीव्स पे पड़ेगी तो क्या होगा, लीव्स आर द साइट्स ऑफ द परसेप्शन ऑफ द लाइट इन द डार्क। When the light induced on the leaves and there is a hormone displace, हार्मोन लीफ से डिस्प्लेस हो गए, वो अपाइसिस पे चला जाएगा, शूट अपाइसिस पे जाएगा और दैट इंड्यूस फ्लावरिंग। तो इट इज़ फोटो, दैट इज़ अ फोटो दैट डील विथ फोटो पीरियोडिज्म। तो 150 का आपका A हो गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ गया, ये 151 जो क्वेश्चन है आपका वो कैलकुलेशन का है। देखते हैं क्या कैलकुलेशन इसमें होती है 151 में। जीन लोकस हैज़ 2 एलील्स, जीन के 2 लोकस हैं, इसमें 2 एलील्स हैं। एक आपका क्या है, एक कैपिटल A है, एक स्मॉल a है। जीन लोकस हैज़ 2 एलील्स, कैपिटल A स्मॉल a। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट एलील्स, कैपिटल A की 0.4 है, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। आपको होमोजाइगस फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील पता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव की बतानी है आपको। तो इसकी थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है, याद रखिएगा। आप कैसे निकालेंगे, याद रखिएगा। तो A की जो फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ A कितनी है, 0.4 है, ठीक। और आप हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल लगा दिए, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। अगर हमने वो प्रिंसिपल लगाया तो P + Q = होता है 1। तो उस हिसाब से हमें क्या दे रखा है इसमें, याद रखिएगा, 1.4 दे रखा है इसमें। तो Q की वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी, 1 - 0.4। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, 0.6 आ गई। कितनी आ गई, 0.6। यहाँ तक कैलकुलेशन हो गया। और जो फार्मूला है याद रखिएगा, जिस हिसाब से ये काम करेगा, तो वो इसमें जो फार्मूला काम करता है वो P² + 2PQ एंड प्लस Q², ये होता है फार्मूला = 1, ठीक है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी किसकी निकालना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी हम निकालना चाहते हैं होमोजाइगस की, तो कैसे निकलेगी होमोजाइगस की, P² कैपिटल A। तो उस हिसाब से कितनी हो जाएगी, 0.4 का स्क्वायर कर दीजिए आप, तो = कितना आएगी, 0.16 आ गई इसकी। तो 0.16 के हिसाब से इसका क्या है, ये आपका D आ रहा है, ये आपको एक पता लग गया आपको। इस हिसाब से और भी आप निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस की निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। हेटेरोजाइगस जीनोटाइप की कैसे निकालेंगे आप, तो हेटेरोजाइगस कितना, 2PQ,
2pq अपॉन कैपिटल ए स्मॉल ए। तो इसका कैसे निकलेगा, इसको आप क्या कर दिए 2 इंटू 0.4, तो ये कितना आ गया 0.8, और इसमें एक और करना पड़ेगा 0.6, तो यहाँ थोड़ी मल्टीपल अलग हो गई, क्या पढ़ना है 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6, तो ये मल्टीपल 0.48 आ जाएगी। और अगर आप क्या करेंगे 0.6 होमोजाइगस है, फ्रिक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस जीनोटाइप, वो कैसे निकालेंगे आप क्यू स्क्वायर अपॉन ए। तो अगर आप क्यू स्क्वायर करेंगे तो कितना था 0.6 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0.36। तो जिस हिसाब से आंसर आ रहे हैं 0.16, 0.48 और 0.36, उस हिसाब से आंसर इसका डी हो जाएगा। तो इसकी लंबी कैलकुलेशन है, इसमें आप हार्डी वीनबर प्रिंसिपल लगा के जो होमोजाइगस हो उसका स्क्वायर कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल है। P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 हो गया, और आपको 0.4 दे रखा है, तो 0.4 इसमें से माइनस करिए 0.6, आप 0.4 और 0.6 से निकाल सकते हैं, 0.4 का स्क्वायर 0.16, 0.6 का स्क्वायर 0.36, उस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बीच का नहीं आ पाएगा, बीच के लिए आपको 0.4 को 0.6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, क्योंकि आप हेड जाएगा कैसे निकालेंगे 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6, तब आएगा ये डी। तो ये कैलकुलेशन वाला था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 152 में क्या है देखिए, 152 में आपका व्हाट मैप यूनिट सेंटी मॉर्गन कह रहे हैं, मैप यूनिट क्या सेंटी मॉर्गन इज अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द जेनेटिक मैप। जेनेटिक मैपिंग करने में होता है, तो इसे जब हम जेनेटिक मैपिंग करते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। जेनेटिक मैपिंग में करते क्या हैं, लीनियर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द सीक्वेंस एंड रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ वेरियस जीन्स प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स के अंदर कितने जीन्स प्रेजेंट हैं, लीनियरली हम उसको अरेंज कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या है, इसका आंसर है यूनिट डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम्स 50% क्रॉसिंग ओवर, 10%, 100%, ये तीनों गलत हैं, याद रखिएगा। यूनिट डिस्टेंस लेते हैं बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंट 1% क्रॉसिंग ओवर, डी इज़ करेक्ट। 1% क्रॉसिंग ओवर देखते हैं हम इसमें। अब अगला आ गया कॉनकावैलिन इज ए। जो कॉनकावैलिन ए है वो क्या है, वो एक तरह का एक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बाइंडिंग है। तो इसका जो है वो एक लैक्टिन है, याद रखिएगा, डी करेक्ट है। ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बाइंडिंग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बाइंडिंग है, इसे लैक्टिन कहलाती है। और इसका ज़्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जा रहे, ये एक तरीके से प्रोटीन है जो कॉनकावैलिन ए को बनाती है। और कॉनकावैलिन ए अलग एक तरह से कार्बोहाइड्रेट की क्लास में आता है, और लैक्टिन एक प्रोटीन है जो इसमें पाई जाती है। चलिए 154, पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट, पाइनस सीड कैन नॉट बी जर्मिनेट एंड स्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन, दिस इज बिकॉज कह रहे हैं कि जो पाइनस के सीड होते हैं वो बगैर फंगल एसोसिएशन के साथ जर्मिनेट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते वो, तो याद रखिएगा, इट्स सीड कंटेन इनहिबिटर, क्या उनके बीच के पास इनहिबिटर दैट प्रिवेंट जर्मिनेशन, इट्स एम्ब्रियो इज इमैच्योर। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं 154 इधर साइड में इसका, इट हैज़ ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइकोराइजा, क्या इसका एसोसिएशन जो है माइकोराइजा, हाँ तो ये माइकोराइजा कह रहा है, रूट ऑफ फंगल का रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ एसोसिएशन होता है। तो इसका सी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया, पाइनस, ये रूट ऑफ पाइनस एक हायर प्लांट है और फंगल के साथ एसोसिएशन इसका माइकोराइजा बनाता है। सी इज़ करेक्ट, ठीक है, सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 155, ये थोड़ा वैसा ब्लर हो गया। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन्स प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स फॉर एक्सप्लेन बाय, ये लिंकेज के बारे में जो आइडिया दिया है वो किसने दिया था, तो याद रखिएगा अल्फ्रेड स्टर्नवेंट, उसके जो स्टूडेंट थे याद रखिएगा थॉमस हंट मॉर्गन के स्टूडेंट थे, उन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम एज मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, ठीक है, जीन की जो डिस्टेंस, जीन की बीच की जो दूरी है वो रिकॉम्बिनेशन सेम क्रोमोसोम से जो जीन्स की दूरी होती है रिकॉम्बिनेशन, उससे मेजर करके उन्होंने निकाला। दैट इज गिवन बाय अल्फ्रेड स्टर्नवेंट, दैट इज स्टूडेंट ऑफ थॉमस हंट मॉर्गन के वो स्टूडेंट थे, याद रखिएगा। और वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन के मतलब किसी भी क्रोमोसोम पे कितना रिकॉम्बिनेशन हुआ है, वो दो जीन के डिस्टेंस के बीच के वो उसका एक्सप्लेनेशन जो देने वाले थे वो कौन थे, अल्फ्रेड स्टर्नवेंट। क्योंकि जीन की बीच की दूरी हम कैसे नापेंगे, वो रिकॉम्बिनेशन से ही पता लगेगा। दैट आइडिया वाज गिवन स्टर्नवेंट। चलिए आगे तक बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 156, तो 156 में क्या है आपका, देखिए 156 क्वेश्चन जो है, इन स्पीशीज द वेट ऑफ द न्यूबॉर्न रेंज, ये थोड़ा बना के दिया है उन्होंने क्वेश्चन, इन स्पीशीज द वेट ऑफ द न्यूबॉर्न रेंज फ्रॉम
एक न्यूबॉर्न का वेट कितना 2 से 5 किलो है, ठीक है, ये हो गया। 97% ऑफ द न्यूबॉर्न विद एन एवरेज वेट बिटवीन 3 से, जो 97% पैदाइश हो रही है, बॉर्न हो रहे हैं, उनका वजन 3 से कितना है 3 to 3.3 kg, 3 to 3.3 kg सर्वाइव, वेयर एज 99% ऑफ द इन्फेंट बॉर्न विद वेट फ्रॉम 2 to 2.5 kg और 4.5 to 5 kg डाई, इनकी डेथ हो जाती है। क्या है क्वेश्चन, इन स्पीशीज द वेट ऑफ द न्यूबॉर्न रेंज फ्रॉम 2 to 5 kg, कोई भी इन स्पीशीज द वेट न्यूबॉर्न का जो रेंज है 2 से 5 किलो में उनकी बर्थ हो रही है, जो भी पैदा होते हैं। 97% जो न्यूबॉर्न है वो उनका एवरेज वेट आ रहा है 3 से 3.3 kg, सर्वाइव कर जाते हैं। और 99% ऑफ द इन्फेंट बॉर्न विद, जिनका वजन 2 से 2.5 kg है और 4.5 से 5 किलो है, उनकी डेथ हो जाती है। ये किस टाइप का सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसमें आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, इसमें जो सही अप्रोप्रिएट है वो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इज़ अ बैलेंसिंग टाइप, जो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जो होता है इज़ अ बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विच फेवर एवरेज साइज ऑफ इंडिविजुअल, एक्सट्रीम साइज़ को वो हटा देता है। तो ये स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है, याद रखिएगा, ये नेचुरल सिलेक्शन का है। तो स्टेबलाइजिंग वाला जो होता है नेचुरल स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इज अ बैलेंसिंग टाइप नेचुरल सिलेक्शन विच फेवर एवरेज साइज ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। ये जो स्टेबलाइजिंग में क्या होता है, जो एवरेज इंडिविजुअल होता है वो सर्वाइव कर जाता है और जो एक्सट्रीम इंडिविजुअल होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो इसका उस हिसाब से क्या हो गया, सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैच द होमिनिड विद द करेक्ट ब्रेन साइज, आपको बिल्कुल सही अप्रोप्रिएट ब्रेन साइज बताना। तो होमो हैबिलिस की कितनी होगी, याद रखिएगा, होमो हैबिलिस की कितनी है 650 से 800 cc, ए का थर्ड होमो हैबिलिस की जो होगी आपकी। और उसके बाद होमो नियंदरथल की कितनी है, उसकी 1400 cc हो, इसकी उस हिसाब से तो 1400 cc हो जाएगी। फिर तो होमो इरेक्टस, होमो सेपियन और होमो नियंदरथल, आपका जो होमो नियंदरथल है आपके, एंड होमो इरेक्टस की कितनी हो जाएगी आपकी सी की फर्स्ट 900 cc और होमो सेपियन की 1350 cc। द डी इज़ करेक्ट, डी इज़ अप्रोप्रिएट आंसर। तो इस टाइप के ऑप्शन आपको रटने पड़ेंगे, ये वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 158, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है, इसमें सही ऑप्शन क्या है। एंड there is 7 pair of vertebrosternals and there are 7 pair of vertebrosternal, हाँ सही है। 7 पेयर क्या होती हैं आपकी, बताना आपको। 7 पेयर जो हैं याद रखिएगा, 7 पेयर वो वर्टिब्रेट से अटैच रहती हैं, 3 पेयर्स वर्टिब्रोकॉन्डियल हैं और 2 पेयर वर्टिब्रल रिब्स हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए 7 जो हैं वो स्टर्नम से जुड़ी हुई रहती हैं, 3 जो होती हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल हैं और तो 2 हैं जो फ्लोटिंग हैं। तो इसका ए इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, बाकी सब रॉन्ग है। 159, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर इन फ्लोएम, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होगा, याद रखिएगा, ए इज़ करेक्ट। एंड पोलीबैंड, अ फाइन पाउडर ऑफ द रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक हैज़ प्रूव्ड टू बी अ गुड मटेरियल फॉर, ये किस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल है आपको बताना है। तो ये बेस्ट मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल है, इसका इस्तेमाल याद रखिएगा किया गया था। और पोलीबैंड को बनाने में इसमें प्लास्टिक फाइन पाउडर रिसाइकिल कराते हैं, प्लास्टिक लेते हैं बहुत सारी, अच्छी टाइप की क्वालिटी है जो कि इसमें रोड डालने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पैरामिड जनरली इन्वर्टेड, कौन सा पैरामिड इन्वर्टेड फॉर्म में होता है। तो पैरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज़ इन्वर्टेड फॉर्म, सी के अंदर इन्वर्टेड होता है क्योंकि उसमें फाइटोप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा होते हैं, ज़ूप्लैंक्टन कम होते हैं, ठीक है, ए इज़ करेक्ट। यूज़ ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन, ठीक है, डायलिसिस के बाद आर्टिफिशियल किडनी इस्तेमाल करने से इसका क्या रिजल्ट रहेगा, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस। तो इसका रिजल्ट ये रहेगा आपका कि नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी, ये तो नहीं होगा क्योंकि आपने डायलिसिस किया, ये गलत है, ये गलत, तो ए गलत के हिसाब से ये नहीं है इसका ऑप्शन ए, ये भी नहीं है, 2 कट गए आपके। नॉन एलिमिनेशन ऑफ द एक्सेस ऑफ द एसिड, एक्सेस ऑफ द पोटेशियम आयन, तो पोटेशियम आयन निकल जाएंगे, याद रखिएगा, तो ये भी गलत है, बी इज़ ऑल्सो रॉन्ग। रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है। रिड्यूस आरबीसी प्रोडक्शन, सी और डी इज़ करेक्ट, डी आंसर इज़ अप्रोप्रिएट। चलिए 162, उसके बाद 163 पे आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन डीएनए, किस में डीएनए नहीं होता है आपको बताना है। तो याद रखिएगा लाइसोसोम और वैक्यूल के अंदर डीएनए नहीं पाया जाता है, डी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्राइव इन फॉर टू एक्सटिंक्शन, तो आपको बताना है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्राइव इन टू एक्सटिंक्ट, किस वजह से हो रहे हैं, सबसे बड़ा रीज़न क्या है किसी भी जानवर का, किसी प्लांट और एनिमल का ख़त्म होना। तो हैबिटेट लॉस करते चले जा रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन, एक तो वो भटक गए हैं, मतलब ये टूट गए, आधे कहीं और चले गए आधे कहीं, फ्रेगमेंटेशन, हम उनके हैबिटेट को ख़त्म कर रहे हैं और फ्रेगमेंटेशन उनके, ठीक है, हंटिंग पॉचिंग, बहुत सारे रीज़न है। तो हैबिटेट सबसे बड़ा आंसर ये 20 मोस्ट ऑफ इकोलॉजी के भी क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द फेट फॉर द मेल गैमीट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिट्स, क्या इसका पूरा सही अप्रोप्रिएट क्या है। एंड वन फ्यूज विद एग एंड अदर फ्यूज विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियर, बिल्कुल सही आंसर है, ए इज़ करेक्ट। तो सही कोई डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल एम रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ द क्लोरोफ्लोरो इनटू एटमॉस्फेयर, कौन सा क्लोरोफ्लोरो से रिलेटेड है। तो ये याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो CFCS से रिलेटेड है और वो ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बी इज़ करेक्ट। ड्यू टू द इंक्रीज एयरबोर्न एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट मैनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दैट कॉज वीजिंग ड्यू टू, किस वजह से होती है, मतलब एयरबोर्न, मतलब ये शहर के अंदर ज़्यादा होते हैं बहुत, मतलब एयरबोर्न एलर्जिन होते हैं और पॉल्यूटेंट होते हैं, और तो अर्बन लोग जो होते हैं काफ़ी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, क्यों। तो इसमें ब्रोंकी इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंकाई में और ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है, टर्मिनल पार्ट है एल्वोलाई से पहले, ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स में इन्फेक्शन होने की वजह से होता है, तो सी इज़ करेक्ट। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 160 फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट विद द डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम, इट इज़ फर्स्ट ऑफ द, ये किस में देखा गया पहली बार। तो ये सबसे पहली बार याद रखिएगा टेरिडोफाइट में देखा गया। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से फीमेल गैमेटोफाइट का रिटेंशन और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी देखा गया इसमें, तो ये सबसे पहले टेरिडोफाइट में दिखाई दिया, ठीक है, ब्रायोफाइट में नहीं दिखा ना थैलोफाइटा में दिखा, ये टेरिडोफाइट, डी इज़ करेक्ट। 169 व्हाट इज़ द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज़ एन ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट, गनाइकोमास्टिया और स्टेराइल हो जाता है वो। तो उसमें याद रखिएगा ये क्लिंटफिंड, याद रखिएगा एफ फॉर फीमेल, तो इसमें फीमेल मतलब मेल, ये मेल के अंदर होता है, इसमें मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो जाता है, टेस्टिस रूडिमेंटरी हो जाते हैं, क्लिंटफिंडर सिंड्रोम। कंडीशन क्या रहती है इसमें 44 प्लस XXY, एक फीमेल एक्स आ गया तो ये फीमेल के करेक्टर शो करेगा, 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं इसके अंदर, याद रखिएगा। चलिए 170 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, वो कौन सा फीचर है जेनेटिक कोड का जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है ह्यूमन इंसुलिन रिकॉम्बिनेंट DNA से बना सकता है। तो जेनेटिक कोड क्या है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल कोडोन है, और एक कोडोन आर ट्रिपलेट, बेस देखिए 4 हैं और कोडोन ट्रिपलेट 64 कोडोन, 3 किसी के लिए कोड नहीं करते, और 61 कोडोन कोड फॉर ऑल अमीनो एसिड, एक कोड एक से ज़्यादा अमीनो एसिड को कोड करता है, कुछ कोड स्पेसिफिक भी होते हैं। चलिए डी हो गया इसका, क्योंकि वो यूनिवर्सल है इस वजह से हुआ। मैच द फॉलोइंग ऑर्गन विद द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस, क्या क्या लैक्टोबैसिलस क्या प्रोड्यूस करता है, याद रखिएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लैक्टोबैसिलस कर्ड बनाएगा, तो ए का सेकंड, तो ए का सेकंड किस में है, बहुत सारों में। फिर सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई, सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई क्या करेगा, सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई क्या करेगा आपका ये आपका ब्रेड में काम आएगा, ठीक है, तो बी का फोर्थ, तो उस हिसाब से ये आपका सी इसका सही आंसर है, याद रखिएगा, सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। और एस्परजिलस नाइगर क्या करेगा, एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड पैदा करेगा, और एसिटोबैक्टर एसिडी क्या करेगा, एसिडिक एसिड, डी का फिफ्थ, तो उस हिसाब से तो सी हो गया इसका। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। 171 के बाद 172 एंड DNA प्रेसिपिटेशन, DNA प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ द बायोमोलिक्यूल कैन बी अचीव बाय द ट्रीटमेंट विद, किसके साथ हम ट्रीटमेंट करें इसका, तो याद रखिएगा चिल्ड इथेनॉल लीजिए आप, चिल्ड इथेनॉल के साथ करिए, सी इज़ करेक्ट। थायोबैसिलस इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन कराता है, और डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो कंपाउंड नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है, तो ए इज़ करेक्ट 173 का। एंड 174 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, आपको बताना गलत कौन सा है इसमें। तो लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ठीक है, लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, बिल्कुल सही, द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर
ACTP है बिल्कुल सही। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये सही है, ये गलत है, इसका ए इज़ रॉन्ग। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको गलत बताना है इसमें, गलत ऑप्शन को आपको बताना है। तो इनब्रीडिंग हेल्प इन एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ द अनडिज़ायरेबल जीन्स, ये गलत है, इसका याद रखिएगा। ये सही है, इनब्रीडिंग से क्या होता है, सुपीरियर जीन इकट्ठे हो जाते हैं और अनडिज़ायरेबल जीन्स एलिमिनेट हो जाते हैं। इनब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, ये भी सही है। इनब्रीडिंग एसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन्स, ये भी सही है, ये गलत है। इनब्रीडिंग सिलेक्ट हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, डी इज़ रॉन्ग। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन द एलिमेंट्री कैनाल, कॉकरोच में सही ऑर्डर क्या है बताना आपको। तो ये इसका सही ऑप्शन फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर क्रॉप, फिर गिजार्ड, फिर इलियम, देन कॉलोन, देन रेक्टम, बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 177 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखिए थोड़ा ब्लर हो रहा है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, कोएंजाइम और मेटल आयंस इज हाईली बाउंड टू एंजाइम्स प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, क्या वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है? तो ये गलत है। और अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विद इज बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपोएंजाइम। अ कंप्लीट कैटालिटिक एंजाइम्स एक्टिव एंजाइम्स विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपोएंजाइम्स, क्या ए इज़ फॉल्स बट बी इज़ ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। इसमें दोनों गलत ऑप्शन याद रखिएगा, डी दोनों गलत हैं, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है, ये थोड़ा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज नॉट ट्रू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स इन ट्रीज। एनुअल रिंग्स जो ट्रीज बनती हैं उसके लिए कौन सा एनुअल रिंग इन ट्रीज, एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्रीज ऑफ द टेम्परेट रीजन एंड 170 कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो एनुअल रिंग्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, प्रोडीजन ईयर, बिल्कुल सही जवाब है। ये एनुअल रिंग्स जो होती हैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वुड और ऑटमन वुड का कॉम्बिनेशन होता है। डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम कॉज लाइट एंड डार्क बैंड ऑफ टिश्यू, अर्ली एंड लेट वुड बनती है, बिल्कुल सही बात है। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड ऑन द वेरिएशन इन क्लाइमेट, बिल्कुल सही। तो इसका ए रॉन्ग है, याद रखिएगा, ए इज़ रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन द फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट, गलत बताना आपको। ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सेक, कभी भी ओवरी डेवलप इनटू सही है, जायगोट इनटू एम्ब्रियो सही है, सेंट्रल सेल एंडोस्पर्म ये भी सही, इसका ए बिल्कुल रॉन्ग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम को लंबे स्केल में प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वो बायोरिएक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट 2019 का पूरा सॉल्व है पेपर, तो इसको अच्छे से सॉल्व करिए। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।